नमस्ते। आज हम भारत के आधुनिक इतिहास के एक सबसे बड़े और विवादास्पद फैसले यानी नोटबंदी के पीछे की उस कहानी को समझने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। ये कहानी आर्थिक सुधारों से कहीं आगे एक खुफिया जंग की तरफ इशारा करती है। 8 नवंबर 2016 की वो रात तो शायद सबके जहन में ताज़ा होगी, जब अचानक प्रधानमंत्री टीवी पर आए और एक ही ऐलान में देश की लगभग 86% करेंसी को चलन से बाहर कर दिया। हर कोई बस यही सोच रहा था कि यार ये आखिर हुआ क्या। लेकिन क्या ये सिर्फ काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक थी, या फिर ये उस पर्दे के पीछे चल रहे एक बहुत बड़े खतरनाक खुफिया ऑपरेशन का क्लाइमैक्स था, जिसका मकसद भारत को घुटनों पर लाने की एक गहरी साजिश को नाकाम करना था। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो उस रात की जानी पहचानी यादों से थोड़ा पीछे चलते हैं और उस खुफिया कहानी को जानते हैं जो इस फैसले की असली वजह बताई जाती है। इस कहानी की जड़ें दरअसल दिल्ली के वित्त मंत्रालय में नहीं, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में थीं, जहां भारत को अस्थिर करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की नींव रखी जा रही थी। और ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी, ये एक तरह का आर्थिक हमला था और इसका पैमाना इतना बड़ा था कि वो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता था। देखिए, ये सब शुरू हुआ 2014 के चुनावों से ठीक पहले, जब करीब 11,000 करोड़ के नकली नोट भारत में भेजे गए। लेकिन मई 2014 में सरकार बदल गई और ये प्लान फेल हो गया। इसके बाद साजिश करने वालों ने एक और भी बड़ा और भी खतरनाक प्लान बनाया और इस बार डेडलाइन रखी गई नवंबर 2016। 60,000 करोड़ रुपए। जरा इस रकम का अंदाजा लगाइए। ये इतनी बड़ी रकम थी कि अगर इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में उतार दिया जाता तो सोचिए क्या होता। महंगाई आसमान छूती, बाजार तबाह हो जाते और देश में अफरा तफरी मच जाती। खतरा बहुत बड़ा और एकदम असली था। अब इस हाई स्टेक्स गेम के खिलाड़ी कौन कौन थे वो देखिए। एक तरफ थी टीम इंडिया, जिसे लीड कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। तो दूसरी तरफ था आईएसआई का मेजर इकबाल, हवाला किंग खानानी ब्रदर्स और दाऊद इब्राहिम का पूरा नेटवर्क। और भारत में उनका सबसे बड़ा प्यादा था यूपी का गैंगस्टर अतीक अहमद। तो जब इस भयानक खतरे की खबर दिल्ली पहुंची तो भारत ने इसका जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी और ये जिम्मेदारी मिली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को, जिन्होंने एक बहुत ही साहसी और जोखिम भरा ऑपरेशन तैयार किया। जैसे ही डोभाल को इस 60,000 करोड़ की साजिश का पता चला, उन्होंने एक ऐसा प्लान सामने रखा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा प्लान जो पूरे खेल को पलट सकता था। इसका कोड नेम था ऑपरेशन ग्रीन लीफ। पर यह फैसला इतना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी और डोभाल के बीच इस पर एक लंबी गहरी बहस हुई। डोभाल का तर्क था कि यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह आतंकवाद फैलाने वाले नेटवर्क्स की रीढ़ की हड्डी है और इसे हर हाल में तोड़ना ही होगा। वहीं प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता थी कि इस ऑपरेशन से देश के करोड़ों आम लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम और सबसे खतरनाक हिस्सा था भारत का एक सीक्रेट वेपन, एक भारतीय जासूस जिसका कोड नेम था मेजर शोभित शर्मा। वो सालों से पाकिस्तान में डीप कवर एजेंट बनकर खनानी नेटवर्क में अपनी जगह बना चुके थे और उनका मिशन सीधा और बेहद खतरनाक था, ये पता लगाना कि क्या 60,000 करोड़ के वो नोट वाकई छप चुके हैं। मेजर शर्मा ने अपनी जान दांव पर लगाई। उन्होंने खनानी और मेजर इकबाल को भरोसा दिलाया कि उनके पास भारत में पैसा पहुंचाने का एक सेफ रूट है और इसी बहाने वो उस गोदाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा। करोड़ों के नकली नोटों के बंडल जो भारत भेजे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने दिल्ली को एक छोटा सा मैसेज भेजा, नोट छप चुके हैं, अब एक्शन लेने का वक्त आ गया था। दिल्ली में यह खबर पहुंचते ही जैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब सब कुछ अगले 48 घंटों के अंदर होना था। एक छोटी सी चूक भी पूरे ऑपरेशन पर पानी फेर सकती थी। डोभाल का प्लान एकदम साफ था, एक दो तरफा हमला। पहला स्टेप तो मेजर शर्मा पूरा कर चुके थे, ये कंफर्म करना कि नोट्स तैयार हैं। अब दूसरा और उतना ही जरूरी कदम था भारत में उस नेटवर्क को तोड़ना जो इन नोटों को देश भर में फैलाने वाला था। और उस नेटवर्क की सबसे बड़ी और सबसे अहम कड़ी था अतीक अहमद। 7 नवंबर की सुबह डोभाल ने यूपी के डीजीपी को एक सीधा और साफ आदेश दिया, अतीक को जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार करना है, कोई सवाल नहीं, कोई देरी नहीं। जब डीजीपी ने अतीक की गिरफ्तारी से दंगे भड़कने के खतरे की बात कही तो डोभाल का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, अगर यह नहीं हुआ तो जो गड़बड़ी होगी वो किसी भी दंगे से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। मतलब साफ था, यह कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। 8 नवंबर की रात एक ही वक्त पर 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग घटनाएं हो रही थी जो इस खामोश जंग का फैसला करने वाली थी। इस्लामाबाद में खैरानी के गोदाम के बाहर 60,000 करोड़ के नकली नोटों से भरे ट्रक स्टार्ट खड़े थे। मेजर इकबाल और दाऊद बस फाइनल सिग्नल का इंतजार कर रहे थे।
वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका पूरा खेल खत्म होने वाला है। ठीक उसी वक्त यूपी नेपाल बॉर्डर पर अतीक अहमद के लोग उस बड़ी खेप का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह खबर तक नहीं थी कि उनका सरगना अतीक गिरफ्तार हो चुका है और उनका पूरा नेटवर्क अब बिना किसी लीडर के था। और फिर ठीक रात 8 बजे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने वो शब्द कहे जिन्होंने एक ही पल में सरहद पार रची गई पूरी साजिश को मिट्टी में मिला दिया। बस एक घोषणा और 60,000 करोड़ रुपए की रकम रातों रात महज कागज के टुकड़ों में बदल गई। जो ट्रक बॉर्डर पार करने वाले थे वो जहां थे वहीं खड़े रह गए। जो नेटवर्क पैसा बांटने वाला था वो बेकार हो गया। ये एक ही चाल में शह और मात थी। इस खबर का असर कितना गहरा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस्लामाबाद में बैठे साजिशकर्ता सन्न रह गए। इस घटना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जैसे ही हवाला किंग खनानी ने टीवी पर यह खबर सुनी, वो कमरे से बाहर निकला और उसने अपनी जान दे दी। एक खुफिया जंग खामोशी से जीत ली गई थी। तो सवाल यहीं आके रुकता है, नोटबंदी आखिर थी क्या? करोड़ों लोगों की जिंदगी में मुश्किल लाने वाली एक आर्थिक नीति, या फिर देश को एक बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए लड़ा गया एक खामोश मॉडर्न युद्ध का मास्टर स्ट्रोक? ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जो हमें दिखता है उसके पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है।